हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, धनंजय एग्जाम सॉल्यूशन में। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बार डेली वोकैब एंड एरर्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एसएससी बैंकिंग एंड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है दोस्तों। जल्दी जल्दी जो है इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एरर बताइए। सृष्टि करिए, सेकंड ऑप्शन में एरर है। देखते भाई, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। आपको एक बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले ही ऑप्शन में पहले ही क्वेश्चन मिला है। आरबीआई के जो कौन है, गवर्नर संजय मल्होत्रा का। ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग, गवर्नर संजय मल्होत्रा के अकॉर्डिंग आरबीआई हैज, सब्जेक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्ट आपका क्या, आरबीआई। आरबीआई के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज सही है। हैज के बाद में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ये बात भी सही है। तो उनके अकॉर्डिंग, संजय मल्होत्रा के अकॉर्डिंग क्या किया है आरबीआई ने, आरबीआई हैज रिड्यूस्ड इंडियाज 2026-27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। उसकी जो फोरकास्ट है, मतलब भविष्यवाणी को उन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा घटा दिया है। जैसे होता नहीं कि हम जो है इतना लक्ष्य रख रहे हैं, इतना टारगेट रख रहे हैं। कितना टारगेट इन्होंने रखा था, पहले फोरकास्ट किया था 6.9%। अब उसको घटा के कितना कर दिया है, रिड्यूस कर दिया 6.6। ड्यू टू अर्ली साइंस ऑफ मॉडरेशन इन सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर से मॉडरेशन दिख रहा है, मतलब जो है हाई लेवल पर चीजें अच्छे से नहीं गई हैं, मॉडरेट लेवल पर ही साइन रह गया है। मतलब जो इकोनॉमी है वो मॉडरेट लेवल पे ही रही, बहुत अच्छा फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो फोरकास्ट किया था जीडीपी ग्रोथ को 6.9% रहेगा, वो 6.6% घटा के कर दिया है। क्यों, अर्ली साइन की वजह से। ओके, आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। डिस्पाइट, किस वजह से, के बावजूद, रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड, मतलब डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा होने के बावजूद, रेजिलियंट होने के बावजूद, रेजिलियंट का मतलब होता है अच्छी खासी डिमांड होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया है, ग्रोथ को घटा दिया है। ओके, फोरकास्ट जो ग्रोथ है उसको घटा दिया। बात करें अगर एरर की, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में एरर है, इस वर्ड में फोरकास्ट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। फोरकास्ट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा जहां पे ई होना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है फोरकास्ट, जिसका मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना। तो इसका मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी बताना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फाइंडिंग यहाँ पे क्या मिली है कि आरबीआई के गवर्नर के बारे में आपको पता चला, प्रेजेंट में जो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा हैं। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है 26 नंबर, 27 नंबर के हैं, 28 नंबर के हैं, या फिर ये 29 नंबर के हैं। जल्दी से आप बताइए कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया गया है, राजेश एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का नाम है, कोई एक्सपोर्ट कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट सेड, उसने कहा है, राजेश एक्सपोर्ट एक कंपनी नाम, उसने कहा है कि सेबी, सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने कहा है कि सेबी ने, सेबी जो कि लेड बाई, मतलब जिसके चेयरमैन है कौन, तुहिन कांता पांडे, जिसके चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, मिस अंडरस्टूड, मतलब सेबी ने मिस अंडरस्टूड कर लिया है, सेबी को गलत फहमी हो गई है। इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इसकी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। एंड द कंपनी बिलीव्स, और कंपनी बिलीव करती, कंपनी कौन सी, राजेश एक्सपोर्ट की बात हो रही है। कि जो कंपनी बिलीव करती है कि इट कैन क्लियर अप, ये क्लियर कर सकती, इट प्रोनाउन आया किसके लिए, उसी कंपनी के लिए, राजेश एक्सपोर्ट के लिए। ओके, तो क्लियर कर सकती है, इशूड बाय द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करके सारी चीजें क्लियर कर सकती है। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। अगर आपको एरर फाइंड हुआ है तो बताइए। तो जिया करिए सर, इसमें कोई एरर नहीं है। बाकी सारे बच्चे करें, 26 नंबर के वो जो है मल्होत्रा जी जो है, संजय मल्होत्रा गवर्नर बने थे। एरर की अगर हम बात करें, एरर बच्चे यहाँ पे कहाँ पे है, तो एरर यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन में। बहुत बढ़िया सनी, सनी एरर क्या है जल्दी बताओ जरा। तो एरर यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एरर इशू में है, यहाँ पे इशूड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इशू होगा। क्या होगा,
इशू होगा। इट कैन क्लियर अप द इशू बाय द प्रोवाइडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इशू या इशूज होगा, जो भी होगा। यहाँ पे वर्ब नहीं, यहाँ पे हमें एक नाउन चाहिए था। कंपनी कैन क्लियर अप द इशूज बाय प्रोवाइडिंग। कंपनी जो है इशूज को क्लियर कर सकती है। हमें एक नाउन का सेंस यहाँ पे चाहिए। अब या तो रीडिंग हैबिट से आपको क्लियर हो जाए, या फिर हम बताएं आर्टिकल द के बाद में नाउन आता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल द है, नाउन आएगा, और नाउन इशू होता है, इशूड लिख दोगे तो वर्ब हो जाएगा। ओके, आर्टिकल दा के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे नाउन आता है। आर्टिकल दा के बाद नाउन आता है, तो इशू एक वर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। लेकिन अगर इशूड लिख दोगे तो ये तो प्योर वर्ब है, इसको तो आप नाउन मान सकते हो। हमें यहाँ पे पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा। गुड इवनिंग कोमल एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। आ जाइए। तो यहाँ पे इशू होना चाहिए, इशूज होना चाहिए, इशूड नहीं होगा, हमें एक नाउन चाहिए। अगला सेंटेंस। The sentence is between Admiral Dinesh Kumar Tripathi and General Upendra Dwivedi. The former has a naval background, while the latter is one of India's most senior army officers. बहुत बढ़िया सेंटेंस है। यहाँ पर पूछा जाए प्रॉब्लम क्या है, तो भाई सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे पहले आया है बिटवीन। बिटवीन का यूज करते हैं हम लोग कितने के लिए, दो के लिए, है ना। बिटवीन का यूज कितने के लिए किया जाता है, दो के लिए। इसका यूज जब भी हम करते हैं वहां दो लोग होने चाहिए, तो दो लोग हैं यहाँ पे, सही है ये, है ना। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, सही है। क्लियर। और एक चीज याद रखने वाली बात है, बेडवीन के साथ में, बेडवीन के साथ में प्री कंजंक्शन कौन आता, एंड आता, ये बात भी सही है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट आपका है द फॉर्मर हैज। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मर इंडिकेट कर रहा है किसको, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये जो वर्ड आया है यहाँ पे फॉर्मर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये फॉर्मर बता रहा है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये जो फॉर्मर है, हैज अ नेवल बैकग्राउंड, ये उनका बैकग्राउंड कहाँ से, नेवल, नेवल मतलब नेवी से। तो आपको पता होना चाहिए ये नेवी के चीफ हैं। नेवी के चीफ है कौन, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नेवी के चीफ है। वही बता रहे नेवल बैकग्राउंड से, मतलब नेवल के हैं वो। वाइल द लेटर, बाद वाले, तो बाद वाले किसके लिए यूज हुआ है, तो आप कहेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी के लिए। लेकिन यहाँ पे सतर्क हो जाओ थोड़ा सा, वर्ड यहाँ पे लेटर गलत है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वर्ड लेटर होगा। भाई ये जो लेटर वर्ड सिंगल ए टी वाला होता है, इसकी मीनिंग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है बाद वाला, इसका मतलब बाद वाला होता है, और उसका मतलब बाद में। ओके, तो यहाँ पे बाद वाले का सेंस है कि जो पहले वाले हैं, जो पहले वाले हैं वो क्या हैं, वो नेवल बैकग्राउंड से हैं, और जो बाद वाले हैं वो इंडिया के मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं, इंडिया के मोस्ट सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं। और आर्मी ऑफिसर ही नहीं, ये जनरल हैं। पूछा जाए आर्मी के जनरल का ना आर्मी चीफ हो ना, तो आप कह देना उपेंद्र द्विवेदी जी हैं इस समय। क्लियर। तो यहाँ पे लेटर वर्ड गलत है, कौन सा होगा, ये वाला लेटर होगा, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं है, बाद वाले की मीनिंग है, ये होगा। अगले क्वेश्चन में बताइए क्या एरर हो सकती है यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल एरर विच इज लाइंग इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस शुरू हुआ है बहुत ही अच्छे वर्ड से, आ नंबर से। आपको बताएगा आ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है। ओके, प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन क्या, आप कहेंगे साइंटिस्ट। आ नंबर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आगे आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। अब शुक्र मनाइए कि यहाँ पे जो वर्ब आई है कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये पास्ट में है, ये वर्ब पास्ट में है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते, कोई बात नहीं। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑपरेशन शक्ति। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने ऑपरेशन शक्ति में कंट्रीब्यूशन अपना दिया। ओके, अब ऑपरेशन शक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इंडियाज सीरीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्टेड इन 1998। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, बताया गया कि इंडिया का एक न्यूक्लियर वेपन का सीरीज है जो कि टेस्ट किया गया था कब, 1998 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, ओके, बैंकिंग में रेयर केस में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन शक्ति कब हुआ था।
तो अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो फाइंडिंग्स मिल रही है, ऑपरेशन शक्ति जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1998 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है ये। तो ऑपरेशन शक्ति 1998 में हुआ था। उस समय आपके अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, बात की जाए इसमें एरर क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस सही है बच्चे, करें यहाँ पे टेस्ट होगा। भाई सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। सीरीज एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे होता है सीरीज ऑफ मैचेस, आ सीरीज ऑफ मैचेस होगा, वैसे ही यहाँ पे आ सीरीज ऑफ क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे सीरीज ऑफ टेस्ट हो जाएगा। जी हाँ कोमल, पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस की बारी है अब यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप बताइए क्या एरर है। सेंटेंस लिखा है, भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है, भूटान प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे is focused not only on economic development but also committed to environmental conservation and regional cooperation। कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे आपके लिए, ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे भूटान के हैं। ठीक। इज फोकस्ड, उनका फोकस है, वो फोकस्ड है ऑन, नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि कमिटेड भी है। किस चीज को लेकर कमिटेड है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, इस चीज को लेकर भी वो कमिटेड है, फोकस्ड है, दोनों चीजें हैं। तो अगर बात करें एरर की, तो यहाँ पे एरर जो है, एरर यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये पार्ट आपका गलत है, ये इतना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए नॉट ओनली फोकस्ड। हाँ क्या होगा, नॉट ओनली फोकस्ड होगा। जो नॉट ओनली है वो पहले आएगा और फोकस्ड बाद में आएगा। क्यों आएगा, हमने आपको बताया हुआ है, नॉट ओनली से जब दो चीजें जुड़ती हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो चीजें जुड़ती हैं, तो वो सेम चीजें एकदम उसके बाद में होनी चाहिए। जैसे बट ऑल्सो के बाद में देखो यहाँ पे एक वर्ब आ रही है ना, तो अगर इसके बाद में वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, नॉट ओनली के बाद भी जस्ट वर्ब होनी चाहिए। अगर ये वाली वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में है, तो ये वाली वर्ब भी थर्ड फॉर्म में होगी। तो अगर हम नॉट ओनली के बाद में फोकस रख देते, मतलब नॉट ओनली को पहले इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, तो देखो इसके जस्ट बाद में फोकस्ड आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ओके, इसके बाद में वर्ब आपकी एक बन जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस है आपका, बोथ सुरकोटदा नोन फॉर हॉर्स रिमेन्स। बोथ सुरकोटदा हो चाहे एज वेल एज लोथल हो, चाहे सुरकोटदा हो चाहे लोथल हो, दोनों ही जाने जाते हैं। एक जाना जाता है किसके लिए, हॉर्स रिमेन्स के लिए, एंड दूसरा फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है। इज सिचुएटेड इन गुजरात, मतलब गुजरात में स्थित है। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए, वर्ड पूछा जाता है एसएससी में। सुरकोटदा कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, ये अच्छी फाइंडिंग्स है आपके लिए यहाँ पर। कि सुरकोटदा किस चीज के लिए जाना जाता है, सुरकोटदा भाई हॉर्स रिमेन्स के लिए, वहां पे घोड़े के अवशेष पाए गए थे, हॉर्स रिमेन्स पाए गए थे। लोथल किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर डॉकयार्ड। ओके, वहां पे डॉक यार्डिंग वगैरह हुआ करती थी, मतलब जो है जहाज वगैरह आकर के रुकती थी पानी की, डॉक यार्ड था वहां पे। कहाँ पे है, गुजरात में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे लोकेशन है। बात करें अगर एरर की, तो यहाँ पे एरर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे बोथ नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि बोथ के साथ में आगे कंजंक्शन कौन आता है, तो आप कहेंगे सर एंड आता है। यहाँ पे कंजंक्शन एंड आया है, तो आप कहेंगे कहीं दूर दूर तक कंजंक्शन नहीं आया, कंजंक्शन क्या आया है, एज वेल एज आया है।
तो आप कहेंगे सर एज वेल एज को हटा के यहाँ पे एंड लिख दो। हम कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बोथ के साथ में एंड आता है, साथ ही साथ अगर कोई वर्ब आगे आती है तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। ओके। अब यहाँ पे देखा जाए वर्ब, क्या कोई वर्ब आई है? तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे वर्ब आई है। पूछा जाए कैसी वर्ब है, तो आप कहेंगे ये तो सिंगुलर वर्ब है। एज वेल एज आया है यहाँ पे, तो ना तो बोथ के साथ में एंड आ रहा है, ना ही बोथ के साथ प्लूरल वर्ब आ रही, दोनों ही चीज जस्ट अपोजिट है। तो भैया अच्छी बात यही है कि यहाँ किनारे पे बैठे हो ना, यही से धीरे से ऐसे खिसक लो, नहीं तो अगर पता चल गया लोगों को तो हम मारेंगे। तो यहाँ पे धीरे से ऐसे इसको निकल लेना है, ये हट जाएगा। अब आप कहोगे फिर सर यहाँ पे इज कैसे होगा? तो हम आपको बताते हैं। एज वेल एज से तब जो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं, तो आपसे पूछा जाए वर्ब कैसी होगी, बताओ। आपसे जब पूछा जाए वर्ब कैसी होगी, तो आप देखेंगे किसको? आप देखेंगे पहले सब्जेक्ट को। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पे देखो, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट क्या जुड़े हैं? सुरकोटदा एंड लोथल, दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, सुरकोटदा एज वेल एज लोथल। अब जो पहला है एज वेल एज के पहले सुरकोटदा सिंगुलर है। ओके, सुरकोटदा सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब इज आएगी, तो इसलिए बोथ यहाँ से भाग जाएगा, हट जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहीं पे सेंटेंस आपका लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता, मान चलो सपोज पे ऐसे लिखा होता, बोथ राम एज वेल एज श्याम, ऐसे लिखा होगा, और फ्रेंड्स, अगर ऐसे लिखा होता तो बताओ क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, किस चीज को हटाते आप? बोथ राम एज वेल एज श्याम आर फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस लिखा जाए तो आप कहाँ पे एरर फाइंड आउट करें, किस चीज को हटाएंगे? भाई मान चलो इसको डिवाइड भी कर दिया, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो आपसे पूछा जाए किसे हटाएंगे आप लोग? तो आप कहेंगे एज वेल एज हटेगा। यहाँ पे कौन गलत है? यहाँ पे एज वेल एज हटेगा, इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हटा के हम लोग एंड लिखेंगे, इसकी जगह क्या आएगा? एंड आएगा। क्योंकि आगे वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब है, आगे प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे बोथ है, तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन में क्या चाहिए? एंड चाहिए फिर। क्लियर? बाकी कोई डाउट होगा तो क्लास वगैरह में हम आपको बताएंगे और अच्छे से। किसी को कोई डाउट बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके संदीपन, अभी हम कोशिश करते हैं, जो है आपको हम जो है सेंड कर देंगे। अगला सेंटेंस लिखा है द एंडीज रेंज। किसी भी आप रेंज की बात करते हो, माउंटेन रेंज की, तो उसके पहले आर्टिकल दा लगता है। किसी भी नेचुरल चीज की बात करोगे उसके पहले दा लगता है। तो यहाँ पे द एंडीज रेंज, एंडीज क्या है? एक माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ये माउंटेन रेंज है। जैसे हिमालयाज है अपने इंडिया में, नेपाल में फैला हुआ, उधर म्यांमार तक फैला है, तो वैसे ही एंडीज जो है साउथ अमेरिका में फैला हुआ जो है, एक देखो लिखा भी है साउथ अमेरिका में फैला हुई सबसे, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कौन सी? एंडीज। द एंडीज रेंज इज वन ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब आपको पता होना चाहिए भाई, देखो सब्जेक्ट आपका एंडीज रेंज है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई इज सही है। फिर आगे हम बढ़ रहे देख रहे वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद में कोई भी नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आता है, ये भी सही है। वन ऑफ के बाद पूछा जाए कैसा नाउन आता है, तो आप कहेंगे सर प्लूरल नाउन आता है, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन से दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, दैट। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन होता है, किसी के लिए भी आ सकता है। ओके। अब उसके बाद वर्ब आ रही है स्ट्रेचेज। स्ट्रेचेज जो वर्ब है ये किसको देखेगी? दैट को। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको देखेगा? इसके लिखे हुए पहले नाउन के। रेंजेस यहाँ पे नाउन है,
जिसको देखते हुए दैट कहेगा भाई हम तो प्लूरल अपने आप को समझेंगे, और ये प्लूरल समझेगा तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगी। और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस या यस नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेच में एस हटा दो, क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। दैट सिंगुलर है कोमल, दैट सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले कोई नाउन लिखा हो, जैसे दैट हो गया, विच हो गया, ओके, जैसे हु हो गया, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं कब, जब इनके पहले कोई नाउन लिखा हो। इनके पहले कोई नाउन लिखा है तो आगे जो वर्ब आएगी वो इन नाउन्स को देखते हुए आएगी कि ये नाउन कैसे हैं। जैसे ये नाउन होंगे वैसे ही आगे वर्ब आएगी। और एक दैट होता है, जैसे आप बोलते हो दैट इज आ कार, ऐसे बोलते हैं दैट इज आ कार। यहाँ पे देखो दैट के पहले कोई नाउन लिखा है, नहीं लिखा है, तो फिर ये दैट दूसरा वाला इशारा करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये सब क्या है, तो आप कहेंगे ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो उसके पहले लिखे नाउन होते हैं उसको देख करके वर्ब आगे आती है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है मतलब दैट, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है। सौरभ कह रहे हैं कैसा प्रोनाउन नाउन होना चाहिए जो दैट के पहले लिखा हो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो बच्चे दैट के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो लिखा नाउन होगा ये डिपेंड करता है इसके पहले क्या लिखा है। यहाँ पे जो भी नाउन लिखे हैं ये डिपेंड करते हैं कि इसके पहले क्या लिखा है। जैसे रेंजेस होगा या रेंज होगा तो कौन डिसाइड कर रहा है, तो आप कहेंगे वन ऑफ डिसाइड कर रहा है। वन ऑफ के बाद में देखो हमने इंडिकेट किया ना, वन ऑफ के बाद रेंज होगा या रेंजेस, तो आप कहेंगे रेंजेस होगा। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो एक से एक चीज जुड़ती चली जाती है। भाई वन ऑफ से रेंजेस जुड़ा, फिर रेंजेस से यहाँ पे स्ट्रेच जुड़ जाएगा, तो एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो बताना। बाकी थोड़ा सा बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने तो आप यूज टू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, गिने चुने स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश में। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है रेगुलर। तो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस लिखा है बिकॉज देयर वर fewer than 10 volunteers. Okay, too much work was left for each person to do. So, what could be the possible error here in this sentence? Can you guess? सनी करे सर फाइव ऑप्शन, फिफ्थ नंबर। नैन्सी का आंसर थर्ड आया है, ये देखते हैं भाई। चलो तो हम बता देते हैं जल्दी बिना देर किए हुए भाई बच्चों। नो एरर है इस सेंटेंस में, एरर बनाना जा रहा था मैं, मुझसे एरर मिस हो गई, मैंने एरर इसमें दी ही नहीं। लास्ट में पता चला, अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ इसमें कुछ एरर मैंने बनाई ही नहीं, क्वेश्चन सेम का सेम रह गया, वैसे का वैसे रह गया। तो यहाँ पे मैंने एरर जो बनानी चाहिए थी इस क्वेश्चन को इसलिए लिया था कि मैं यहाँ पे फीवर की जगह पे क्या लिखता, मैं यहाँ पे लेस लिखता। ये सोच करके मैंने क्वेश्चन बनाना चाहा, लेकिन यहाँ फीवर फीवर रह गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो फिर भी बता देता हूँ, ये चीज फाइंड आउट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। नो एरर है सर, जिसको नो एरर आने लगा कॉन्फिडेंस के साथ में, तो समझ लो उसकी इंग्लिश जो है बेटर से बेस्ट की तरफ जा रही है। आप बेटर हो, आपको बेस्ट की तरफ जाना है, यू हैव टू बी द बेस्ट। तो मैंने ये सोचा था कि फ्यूअर की जगह लेस लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है लेस के लिखने से, तो भाई एक होता है लेस देन और एक होता है फ्यूअर देन। भाई एक होता है लेस देन, एक होता है फ्यूअर देन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है और इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अब यहाँ पे देखो फ्यूअर देन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हाँ है। वॉलेंटियर्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके बाद में यहाँ पे देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे लेस देन लिखते गलत हो जाता, तुरंत पकड़ में आ जाती है error, है ना। बाकी यहाँ पे हम बात करें वर्ब, आपकी वर्ब आ रही, वर्ब किसके लिए आई है, 10 वॉलेंटियर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आ रहा है। ये जो वर आया किसके लिए, 10 वॉलेंटियर्स के लिए। इसका मतलब
इसके लिए आगे जो वर्ब आएगी या इससे जुड़ी हुई जो वर्ब होगी कैसी वर्ब होगी, तो आप कहेंगे प्लूरल वर्ब होगी। इससे जुड़ी जो वर्ब होगी कैसी होगी, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो भैया रट लो, अनकाउंटेबल नाउन होगा सिंगुलर वर्ब होगी, नो डाउट। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे, टू मच वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ। एक वर्ड होता है टू मैनी, ओके, और एक होता है टू मच, और एक होता है बच्चों मच टू। इसके बाद में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि टू, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, यू मस्ट नो अबाउट इट, कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है तीनों में। तो भाई टू मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, टू मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मच टू के बाद में नाउन आता ही नहीं है। इसके बाद में क्या आता है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव आता है। अभी पता करो यहाँ पे टू मच सही है गलत है, जल्दी बताओ। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, टू मच होगा, टू मैनी होगा, मच टू होगा, क्या होगा, तो जल्दी से आप बताओ ये सही है गलत है, और क्यों सही है। रीजन क्यों सही है, क्या आपने ऐसा देखा कि आप कह रहे हैं यहाँ पे टू मच होगा टू मैनी नहीं होगा। हाँ भाई जल्दी। है, ये कहाँ से ईच पर्सन आ गया भाई, ईच पर्सन तो अलग फैक्टर है, ईच के बाद में सिंगुलर नाउन आता है वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वो तो अलग फैक्टर है। यहाँ पे वर्ग अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वहां कहाँ चले गए, यहाँ देखो तुरंत टू मच वर्क बस। ठीक है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे टू मच वर्क आया है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका है जो क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम, मंच का सिनोनिम्स क्या होगा। व्हाट कुड बी द सिनोनिम ऑफ मंच। आंसर नहीं आ रहा, चलो मैं बताता हूँ। मंच का मतलब होता है भाई, आपने सुना होगा ना, मंच आता है एक जो है वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट आती है ना, एक चॉकलेट आती है, मंच आपने सुना होगा, है कि नहीं। तो मंच को क्या करते हैं हम लोग, च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। मंच को हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। आई बात समझ में। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया, मंच का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे चॉकलेट से रिलेटेड है, चॉकलेट को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। बर्फ का मतलब बच्चे होते हैं, च्यू मतलब चबाना, इसका मतलब क्या होता है, चबाना। च्युइंगम, च्युइंगम को क्या करते हैं, चबाते ही तो है। और बर्फ क्या होता है, बर्फ का मतलब होता है एक तरीके से डकार लेना, और उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डकार को, यॉनिंग मतलब तो होता है जब मुंह लेना, कार वर्ड याद ही नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है डकार लेना। मतलब सांस लेने के लिए जब हम आवाज निकालते हैं, जब हमारी सांस अटक जाती है या खाना बीच में अटक जाता है ना, ठीक है, डकार लेते हैं, तो डकार मतलब होता है इसका। अगला क्वेश्चन। ये आंसर, लाइक एज नॉटी चॉकलेट। सिनोनिम ऑफ डेबिलिटेट, व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर द सिनोनिम ऑफ डेबिलिटेट। भाई वीकेंड मतलब होता है कमजोर करना, यूटिलाइज का मतलब और मजबूत बनाना, एनिमेट का मतलब एनिमेशन जान फूंक देना, सस्टेन का मतलब लगातार बने रहना। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा बीकन। डेबिलिटेट का मतलब होता है बीकन करना, चीजों को कमजोर बना देना, इसका मतलब क्या होता है, कमजोर करना। भाई ब्रिटलाइज का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जान फूंक देने, एक तरीके से मजबूत बनाना, मेक स्ट्रांग, ओके। एनिमेट का मतलब भी होता है जान डाल देना किसी चीज में। सस्टेन मतलब बने रहना, आसान वर्ड है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रैड का सिनोनिम पूछा गया है।
जल्दी बताइए। ब्रैड का सिनोनिम क्या होगा? तो ब्रैड का सिनोनिम प्लम्प लेडी, वाइज मैन, क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन डी, जी हाँ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लम स्पॉइल्ड चाइल्ड, इसका मतलब होता है जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीर बाप की जो बिगड़ी हुई औलाद औलाद होती है उसको स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं। ओके, अगर बात करें तो वाइज मैन की मीनिंग तो जानते हो, रिच पर्सन, ये भी जानते हो। अगर हम करें प्लम्प लेडी, प्लम्प लेडी मतलब क्या सकते हो कि मतलब जो ओवरवेट, ओके, फैट, ओके, तो इसको आप जो है फैट बोल सकते हो, जो दिखने में थोड़ा सा फैटी हो। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट? देखो, क्या नाम है, सौरभ, ये बात फैक्ट है आपकी, जो है आप जो कह रहे हो कि सेंस से भी आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नेगेटिव सेंस होता है, बाकी पॉजिटिव होते हैं। तो ये देखो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि एग्जाम वाले कैसे आपको दे रहे हैं। बाकी आपको मीनिंग तो पता ही होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, तो कोई नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे ये चारों वर्ड है, इसमें जो है कोई भी नेगेटिव वर्ड तो है नहीं। सॉरी, ये भाई हैप्पी मतलब भी अच्छी मीनिंग होती है, टचिंग मतलब भी, टचिंग जो हो, वाइट हो, शांत हो, ब्यूटीफुल हो। कौन सा होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? जो टचिंग हो, इमोशनल हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इमोशनल। यही आपका राइट आंसर है। क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और क्वाइट का जो होमोफोन होता है उससे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। क्वाइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम ऑफ डिराइड। बच्चे कोमल, सिनोनिम्स मतलब कोई ये नहीं है कि एसएससी में पूछा जाता है कि बैंक में पूछा जाता है, ये मतलब ये सब निकाल दो माइंड से। और बात अगर करें तो एसएससी में तो सिनोनिम एंटोनिम की लिस्ट मिल जाती है, वो हमने प्रीवियस ईयर से बनाई है। और एसएससी के बच्चे डिमांड भी करते हैं प्रीवियस वाली जो पीवाईक्यूज हो। अब उसी को हमने बनाया है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो उसी को मैंने बनाया है, पिछले लगभग 10-12 साल की। उसको आप अगर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 100%, 101% वो आपके काम आएगा। वो हर एक मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे डिराइड वर्ड है, मैं ये कहता हूँ, ये एसएससी वालों या बैंक वालों की कसम नहीं खाइए कि इसको हम बैंक में ही पूछेंगे, एसएससी में पूछेंगे। इंग्लिश किसी एक की नहीं होती है। डिराइड अगर हम बात करें, डिराइड का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉक करना। डिरीजन इसी वर्ड से बना, एक क्लास मैंने बताया था, डिरीजन मतलब मजाक उड़ाना, तो डिराइड मतलब किसी का मजाक उड़ाना। लिफ्ट मतलब जानते हो, उठाना। एडमायर प्रशंसा करना मतलब प्रेज करना, ये तो पता ही है सबको। अप्रूव करना मतलब एक्स अप्रूवल देना, अलाउ करना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ क्यूरी। सॉरी। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सुना होगा ना, वो भी आई थी हॉलीवुड में। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, मतलब एंगर। फ्यूरियस वर्ड अगर कभी लिखा हो, फ्यूरियस वर्ड इसी से बना है। फ्यूरियस का मतलब गुस्सा ही होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा आज नया करते हैं, आज आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, जल्दी जल्दी फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन। सिमेट्री की स्पेलिंग गलत है। सिमेट्री का मतलब होता है भाई प्लेस फॉर ब्यूरियल प्लेस, जिसको कहते हैं जहाँ पे डेड बॉडी दफनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्री।
इसकी स्पेलिंग तो वही करेक्ट है। एकमोडेट, एकमोडेट का मतलब होता है कह सकते हो हेल्प। इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर जानते हो जिसको पंचांग कहते हैं, इसकी बात करें, यही स्पेलिंग गलत है, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। स्पेलिंग जो है गलत है। नेसेसरी ये भी सही है। ठीक। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर की स्पेलिंग होती है DAR, कैलेंडर ये होता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडोलेसेंट जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, इट मीन्स मतलब जो किशोर होता है, एज बिटवीन, ऐसा बच्चा, ऐसा कोई भी लड़की या लड़का जिसकी एज जो है ये मान चलो 12 से लेकर के 15 ईयर्स के बीच में। ओके, ऐसा बच्चा जिसकी एज जो है 12 से 15 साल के बीच में हो, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, ADOLESEN, सेंट। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन अकरेंस वर्ड। अकरेंस का राइट स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी बताइए। अकरेंट का राइट स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी बताओ। अकरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो मतलब घटित हो रहा है ऑफन। उसके अकरेंस की बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, सॉरी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो आंसर की अगर बात करें कौन सा होगा, तो अकरेंस आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ नैन्सी, चेक कर लो भाई एक बार अपने आप को। डबल सी होता है, डबल आर होता है, ई होता है, डबल आर के बाद क्या होता है, ई होता है। अकरेंस में ई होता है, ए नहीं होता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, जल्दी से बता डालो, यहाँ पे क्या स्पेलिंग होगी। राइट आंसर की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा, मैनेजेबल, शादी करने योग, मैनेजेबल मैनेज करने योग, इंस्टॉलमेंट, एक्नॉलेजेबल। तो यहाँ भैया लास्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, एक्नॉलेजेबल की स्पेलिंग सही है। एक्नॉलेजेबल में यहाँ पे देखा जाए तो एक्नॉलेज आप लिखते हो, तो एक्नॉलेज लिख लो पहले, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज लिख लो, और उसके बाद लास्ट में एबल जोड़ दो। मतलब लास्ट में यहाँ पे एबल होना चाहिए था, यहाँ पे केवल जो है BLE लिखा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इंस्टॉलमेंट में कहाँ अटक गए, फंस गए ओबामा। इंस्टॉलमेंट दो होते हैं, नहीं पता। एक सिंगल एल वाला होता है, एक डबल एल वाला होता है। तो चाहे सिंगल एल वाला आए चाहे डबल एल वाला आए, दोनों सही होते हैं। इनको पता था इस क्वेश्चन में जरूर फंसोगे। कोई बात नहीं, तुम ही नहीं फंसते, हर कोई फंसता है, परेशान नहीं होना। जी हाँ, ओबामा फंस गए। सिंगल एल वाला जो होता है ये ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं बच्चों। क्या होना चाहिए, डबल एल वाला जो होता है अमेरिकन होता है।